हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 4 मार्च है और आज जो है आरआरबी का रिपोर्ट आने वाला है। ठीक है, तो रिपोर्ट तो आज या कल या जब भी आए आ ही जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्ट आने के जस्ट मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी 2 का होना ही होना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को भारत के आधुनिक इतिहास का क्रैश कोर्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का क्रैश कोर्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यूरोपियों का भारत में आगमन का क्रम जो है वो क्या है, पुर्तगाली है, फिर डच है, फिर अंग्रेज है, फिर डेनिश है, फिर फ्रांसीसी है। ठीक है, जब ब्रिटिश को केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार की संभावनाओं के बारे में पता चला, तो उन्होंने एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के जो है वो एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, और 1600 ईस्वी में जो है वो एलिजाबेथ के द्वारा जो है इनको परमिशन मिल गया था कि आप जो है केप ऑफ गुड होप के पूर्व में जो है व्यापार कर सकते हैं 15 सालों तक के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। फिर ये लोग जो है जब भारत आए तो सबसे पहले जो है वो कहाँ पहुंचे थे ये लोग? तो सबसे पहले सूरत पहुंचे थे। ठीक है, सूरत में जो है कब पहुंचे थे? तो सूरत में 1608 ईस्वी में पहुंचे थे। उसके बाद 1609 ईस्वी में जो है ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस जो है वो आया था। तो इनसे जहांगीर से इनको परमिशन मिल गया कि आप जो है वो मुगल साम्राज्य में जो है फैक्ट्री लगा सकते हैं, मतलब सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री ना लगा करके मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1611 ईस्वी में। ठीक है, अब 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। उसके बाद ये लोग जो है फिर सूरत गए, सोचे सूरत में फैक्ट्री लगाया जाए, लेकिन वहाँ पर क्या देखें कि पुर्तगाली लोग जो है पहले से ही वहाँ पर फैक्ट्री लगा कर रखे हुए हैं और उनका व्यापार जो है काफ़ी बढ़ चुका है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए जो है पुर्तगालियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है वो युद्ध हुआ, सुवेली का युद्ध 1612 ईस्वी में। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद जो है पुर्तगालियों का अस्तित्व जो है सूरत से पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो सूरत में लगाई। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहाँ लगी थी? तो सूरत में लगी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1615 में फिर टॉमस रो आया। ठीक है, 1615 में टॉमस रो आया, वो भी जहांगीर के दरबार में ही आया था। उस समय इसको फैक्ट्री लग गया, उस समय इसको जो है परमिशन मिल गया कि आप जो है वो मुगल साम्राज्य में कहीं पर भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1662 में पुर्तगाल की महारानी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह जो है वो इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया था। इंग्लैंड के किंग थे ये, इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया। इस विवाह में किंग चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों की तरफ से बम्बई जो है वो दहेज में मिला। ठीक है, जिसको बाद में जो है किंग चार्ल्स द्वितीय जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 10 पाउंड प्रति वर्ष के रेंट पर दे देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, 1668 में देते हैं ये। विवाह इनका कब हुआ था? 1662 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? तो गैरोल्ड अंगियार को जो है बम्बई का संस्थापक माना जाता है। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोविंदपुर, सुल्तानती और कालिकाता की जमींदारी मिल गई, जो बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया। कलकत्ता का संस्थापक जॉन चार्नोक को माना जाता है। ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में ही है। और उसके बाद फिर 1717 ईस्वी में फारूक शेर के दरबार में अंग्रेजों की एक टीम गई। उस टीम का नेतृत्व जो है वो जॉन सरमन कर रहा था। उसी टीम में एक चिकित्सक भी था जिसका नाम हैमिल्टन था। ठीक, डॉक्टर हैमिल्टन। उसने फारूक शेर की एक बहुत ही पुरानी बीमारी को ठीक कर दिया था, या फिर ऐसा कहिए कि उसकी सलाह से फारूक शेर ठीक हो गया था, जिसके कारण जो है फारूक शेर बहुत खुश हुआ और खुश होकर के ऐसा फरमान जारी कर दिया कि आप लोग जो है वो मुगल साम्राज्य में टैक्स फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं और साथ में दस्तक पास भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में जो है वो बेदरा का युद्ध हुआ। फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है 3 युद्ध हुए थे। 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध, 1749 से 54 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध और 1756 से 63 में तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरे युद्ध के दौरान जो है 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध जो है 7 साल तक चला था। इस युद्ध के बाद जो है वो फ्रांसीसियों का अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका था, क्योंकि फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। ठीक है, फिर डेनिस आए। डेनिस कब आए भारत में? तो 1616 ईस्वी में आए थे, और ये व्यापार कम किए और ईसाई धर्म का प्रचार जो है वो ज़्यादा किए। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी।
कॉलबर्ट के द्वारा, ठीक है। फिर 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो जो है वो क्या किया, तो वो पहली कोठी यानी पहली फैक्ट्री जो है वो खोला था, ठीक है, सूरत में लगाया था वो। फिर 1674 में जो है फ्रांसीसी मार्टिन जो है वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर बना और इसने ही जो है पांडिचेरी की स्थापना की थी, ठीक है। फिर 1634 ईस्वी में ड्यूमा जो है वो अगला गवर्नर बना। फिर 1642 ईस्वी में जो है वो डुप्लेक्स जो है वो गवर्नर बना था। अब याद रखिए कि कर्नाटक का पहला और द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें जो गवर्नर था फ्रांसीसी गवर्नर वो डुप्लेक्स ही था। द्वितीय युद्ध में भी हार हुई थी। द्वितीय युद्ध में जो है अंग्रेजों की जब हार हुई थी सॉरी द्वितीय युद्ध में जो है वो फ्रांसीसियों की जो हार हुई थी, इसके बाद डुप्लेक्स को बुला लिया गया और उसके जगह पर जो है चार्ल्स गोडेहू को भेजा गया, ठीक है। द्वितीय युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो पांडिचेरी की संधि के साथ हुई थी। इस संधि में क्या हुआ था कि ना ही फ्रांसीसी और ना ही अंग्रेज भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध जैसा कि मैंने आप लोग बताया है कि 1756 से लेकर के 1763 तक चला, ठीक है। तो ये 7 साल तक चला था, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है। इस युद्ध के दौरान ही वार्निवाश का युद्ध हुआ था 1760 में, ठीक है। और इस युद्ध की समाप्ति जो है वो पेरिस की संधि से हुई थी 1763 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो सर आयरकुट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो काउंट दे लाली कर रहा था, ठीक है। अब देखिए अंग्रेज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पूरा आधुनिक भारत जो है वो अंग्रेजों से ही रिलेटेड है, इसलिए अंग्रेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जहांगीर जो है वो 1608 ईस्वी में जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में जो है कैप्टन हॉकिंस पहुंचा था, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर जो है वो इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे। फिर 1609 ईस्वी में पहुंचा था ये, एक्चुअली में 1608 में तो ये सूरत पहुंचा था। फिर क्या हुआ, तो सुवेरी का जो युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, ठीक है। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो ये कैप्टन बेस्ट कर रहा था, ठीक है, कैप्टन बेस्ट। फिर 1632 ईस्वी में क्या हुआ, तो गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से इनको व्यापार करने का परमिशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो एक बात याद रखा कि EIC ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। फिर 1651 ईस्वी में इन्होंने हुगली में जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, जिसके लिए ये लोग जो है 3000 रुपये प्रति वर्ष की टैक्स जो है वो शाह प्रजा को दे रहे थे। 1668 में जो है चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया था, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया था किसके साथ, तो पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उसके साथ विवाह हुआ था। उसके बाद इनको जो है दहेज में बम्बई मिला था, ठीक है, जिसको इन्होंने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष की रेंट पर जो है वो दे दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद 1717 ईस्वी में फारुखशियर के दरबार में एक टीम आई अंग्रेजों की, किसकी अध्यक्षता में, जॉन सरमन की अध्यक्षता में। और उस टीम में ही एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन, जिसकी सलाह से फारुखशियर की एक बहुत ही पुरानी बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। और इससे खुश होकर के फारुखशियर टैक्स फ्री ट्रेडिंग और दस्तक पास जनरेट करने का अधिकार अंग्रेजों को दे देता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, बंगाल का नवाब। तो बंगाल का नवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले, उसके बाद जो है प्लासी का युद्ध हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बंगाल का नवाब कैसे कैसे शुरू हुआ, तो क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक है, इसीलिए जो है वो औरंगजेब ने अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग व्यक्तियों को जो है वहाँ पर शासन करने के लिए रखा हुआ था। वैसे ही बंगाल में भी इसने रखा था। तो सबसे पहले जो है मुर्शिद कुली खां को इसने जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित करने के बाद क्या हुआ तो ये जो है वो राज कर रहा था, नवाब बन गया, अपने आप को ये बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। कौन, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। उसके बाद 1727 ईस्वी में जो है मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। तो अगला नवाब जो बनता है वो इसका ही जो है वो दामाद बनता है, शायद, हाँ दामाद ही बनता है। इसका नाम था शुजाउद्दीन, ठीक है, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां नाम रहा था। शुजाउद्दीन मोहम्मद खां जो है वो अगला नवाब बनता है बंगाल का, ठीक है। शुजाउद्दीन मोहम्मद खां ने क्या गलती की थी, तो इसने अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया था, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। 1739 ईस्वी में क्या हुआ, तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि ये जो अलीवर्दी खां जो था वो विद्रोह कर दिया, ठीक है, बगावत पर उतर गया, जिसमें शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। शुजाउद्दीन के बाद जो है
1739 में जब सिराजुद्दीन की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो है सरफराज खां जो अगला नवाब बना था, ठीक है, उसका बेटा था ये सरफराज खां, तो वो नवाब बना। उसी दौरान जो है अलीवर्दी खां ने बगावत कर दिया और एक ही साल बाद जो है वो अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर दी और वो खुद ही नवाब बन गया। तो अलीवर्दी खां अगला नवाब बनता है और ये 1740 से 1756 तक जो है बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका अगला जो नवाब बनता है वो इसका ही दामाद सिराजुद्दौला बनता है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो है 1756 से लेकर के 1757 तक जो है वो बंगाल का नवाब रहता है। तो सिराजुद्दौला से एक रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, वो क्या है, तो ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 ईस्वी को जो है इसने ब्लैक होल की घटना की थी, ठीक है। इस घटना में क्या हुआ था, तो इस घटना में इसने 146 अंग्रेजों को 18/14 के कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद जब उस कमरे को सुबह में खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेजी बचे थे और 123 अंग्रेज जो है वो मारे गए थे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था और कमरे का साइज बहुत छोटा था, 18 फीट बाई 14 फीट, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और 23 अंग्रेजी सिर्फ बचे थे, ठीक है। इस घटना के बारे में हम लोगों को हालवेल से पता चलता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो फिर अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है क्योंकि इसका ही एक सेनापति मीर जाफर जो है वो इसके साथ धोखाधड़ी करता है। वो क्या करता है, तो सिराजुद्दौला की सेना में जो है 18,000 सैनिक थे और अंग्रेजों की सेना में 300 सैनिक थे, लेकिन युद्ध के दौरान जो है वो अंग्रेज से मिल गया था और अपने सेना से यानी 18,000 सैनिकों में से आधा से ज़्यादा सैनिक जो है वो अंग्रेजों से मिला देता है, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला की जो है वो हार हो जाती है। तो 1757 में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला नवाब जो है, जैसा कि अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि वो मीर जाफर को अगला नवाब बना देंगे अगर वो उसको हेल्प करेंगे तो, ठीक है, प्लासी के युद्ध में। तो अगला नवाब जो बनता है वो मीर जाफर बनता है। मीर जाफर जब नवाब बनता है तो वो 24 अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी देता है और साथ में वर्धमान और नदियां का भी क्षेत्र जो है वो भी देता है अंग्रेजों को, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो मीर जाफर से लगातार पैसों की मांग करते रहते हैं और एक बार मीर जाफर जो है वो क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है पैसा देने से। तो उस पर गलत आरोप लगा करके मीर जाफर को हटा देते हैं नवाब के पद से और उसकी जगह पर उसके दामाद मीर कासिम को जो है अगला नवाब बनाते हैं बंगाल का, ठीक है। तो मीर कासिम जब नवाब बना था तो उसने मुंगेर की संधि की थी अंग्रेजों से। इस संधि में क्या हुआ था, तो इस संधि में इसने जो है वो अंग्रेजों को 1760 में जो कि 1760 में मुंगेर की संधि हुई थी, उसी संधि में जो है वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव जो है वो अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। और अंग्रेज जो है इसको नवाब बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम जो है वो कुछ सुधार करने लगता है, जैसे कि पहला सुधार वो क्या करता है, तो दस्तक का दुरुपयोग खत्म कर देता है। तोप खाने को अपनी राजधानी को जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। मुंगेर में जो है वो एक तोप खाना और बंदूक बनाने की फैक्ट्री लगा देता है, ठीक है। और हिंदुओं पर जो टैक्स लगता था उसको भी कम कर देता है, ठीक है। जिससे परेशान होकर के अंग्रेज जो है वो इसको जो है हटा देते हैं मीर कासिम को नवाब के पद से और फिर जो है मीर जाफर को फिर से नवाब बना देते हैं बंगाल का, ठीक है। तो अब मीर कासिम जब बंगाल का नवाब हट गया, वो मीर कासिम जो है जब उनको हटा दिया गया तो ये शांति से तो बैठने वाला था नहीं। ये क्या किया, ये जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला, ठीक है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिला दिल्ली जाकर के, ठीक है। और उनसे मिल करके एक योजना बनाया कि वो ये लोग जो है मिल करके अंग्रेजों पर अटैक करेंगे और इसीलिए जो है बक्सर का युद्ध हुआ। बस बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ जो है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो है वो थे। इस युद्ध में जो है वो मीर कासिम की हार हो जाती है, ठीक है, और अंग्रेज जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। तो क्या होता है कि अब इस दौरान जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है, गवर्नर रहते हैं बंगाल का, ठीक है। इसीलिए जो है ये दो संधि करते हैं, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की पहली संधि जो है वो 1756 में करते हैं, 1765 में करते हैं और यह संधि जो है वो शाह आलम द्वितीय के साथ ये करते हैं, ठीक है। इस संधि में क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी जो है वो शाह आलम द्वितीय से ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है वो भी 1765 में ही होता है। ये संधि जो है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ करते हैं अंग्रेज, ठीक है। इस संधि के दौरान जो है वो शुजाउद्दौला से कुछ क्षेत्र लेकर के वो शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं और साथ ही
शाह अली शुजाउद्दीन से जो है वो 50 लाख रुपए जो है युद्ध हार जाने के रूप में वसूलते हैं अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल का गवर्नर था और इसने जो है वो बंगाल में द्वैध शासन की पद्धति अपनाई थी, ठीक है, यानी कि द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन, ठीक है, यानी कि एक बंगाल पर दो तरह का शासन चलेगा। शासन करने का अधिकार जो है वो बंगाल के नवाबों का था, ठीक है, और टैक्स वसूलने का काम जो है वो अंग्रेजों का था। इस तरीके से चल रहा था। क्वेश्चन आता है कि ये द्वैध शासन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो द्वैध शासन जो है वो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था और उस समय गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है।